हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं जीएसएरा में। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे कि सिंध और मुल्तान क्षेत्र पर अरबों की विजय हुई थी। दोस्तों, हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास को, और वहां पर उन्होंने पिछली क्लास में चर्चा करी थी कि जो सिंध और मुल्तान क्षेत्र है, यहाँ पर अरबों ने अपना अटैक कर दिया था। काफी बड़ा अटैक था, देश के अंदर काफी निर्णायक भूमिका निभाई इसने, इस्लाम का सबसे बड़ा प्रवेश इसने करवाया। तो दोस्तों, इसका जो है महत्व बहुत अधिक बढ़ा हुआ मान सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं, ये कहना भी चाहिए। अब दोस्तों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमने इस युद्ध को, इस अटैक को 3 चरणों में डिवाइड कर दिया था। पहले चरण में मैंने आपको बताया कि जो सिंध है उसकी कंडीशन कैसी थी, उसकी कंडीशन, उसकी भौगोलिक कंडीशन कैसी थी, वहां पर कौन से शासक शासन कर रहे थे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि इसकी जो भौगोलिक कंडीशन है मैप में, वो कैसे पड़ती है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसकी जो है वास्तविक जो वहां पर शासक थे वो कौन थे। इसको आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग, समझने के काम आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं कि यहाँ पर कौन सा शासक शासन कर रहा था। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्षेत्र रहा है यहाँ पर एक शूद्र वंश का शासन चल रहा था। शूद्र वंश आप सभी जानते हैं, सुनने में थोड़ा आश्चर्य आपको हो सकता है कि शूद्र वंश का भी एक कोई शासन रहा होगा, वो भी इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर। लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्चाई है और आपको यहाँ पर बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक शूद्र वंश का शासन चल रहा था और उस शासक का नाम था शेरियाज। दोस्तों, उस शासक का नाम क्या था? शेरियाज। शेरियाज वंशी एक शासक था और वो कौन से धर्म को मानने वाला था? तो दोस्तों, वो बौद्ध मत को मानने वाला व्यक्ति था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ये। दोस्तों, बौद्ध मत को मानने वाला एक शासक था इतने बड़े क्षेत्र पर, जिसको मैंने नाम बोला है सिंध, और वहां पर एक शासक नाम था शेरियाज। तो दोस्तों, ये बात 7वीं शताब्दी के आसपास की है कि फारस, आज का फारस, फारस मतलब आपका ईरान का जो क्षेत्र हो गया ये। तो दोस्तों, फारसी एक शासक थे जिनका नाम था निमरोज। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर अटैक कर दिया। आपको पता है अटैक का रीजन साम्राज्यवाद ही होता है। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि जब मैं 7वीं शताब्दी के शासन की बात कर रहा हूं तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि वो व्यक्ति जो निमरोज आया था वो इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। इस बात को आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा। आप, क्योंकि आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि कहीं वो इस्लाम व्यक्ति नहीं था। अगर वो था तो फिर ये जो शासक आपके आते हैं कासिम, इनको हम लोग पहला क्यों मान लेते हैं जीता हुआ, क्योंकि ये तो पहले जीत चुका है ना। तो आपको इस बात को क्लियर कर लेना है कि दोस्तों यह एक इस्लामिक व्यक्ति नहीं था, साथ ही इसने कोई इतने बड़े क्षेत्र पर कवर नहीं किया था। किया क्या उसने कि जब जो निमरोज व्यक्ति था, जो फारसी शासक था, इसने यहाँ पर अटैक किया शूद्रवंशी शासक फेरियास के शासनकाल में और इनको मार दिया। युद्ध में जबरदस्त युद्ध हुआ और युद्ध के परिणाम स्वरूप ये मार दिए गए। जब ये मार दिए गए, कौन मार दिए गए? शेरियाज। शेरियाज की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर एक नया शासक बनता है जो उनका पुत्र होता है, जिसका नाम होता है सहसी राय। दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप में से कोई बच्चा देख रहा है तो वो उसका काम होगा कि उसका आंसर भी देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सहसी राय नाम का एक व्यक्ति आता है जो उनका पुत्र होता है शेरियाज का, और वो शासक बन जाता है इस क्षेत्र पर। यानी वो भी कौन से वंश का है? शूद्र वंश का है। जब वो शासक बनता है, काम करना शुरू कर देता है, तो उसका एक मंत्री होता है। उस मंत्री का नाम होता है चच। आप लोगों ने शायद चच नामक पुस्तक का नाम सुना होगा। तो यहीं पर मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस चच नामक पुस्तक की लेखक कौन है? आपको इसको अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चच नाम का इनका एक मंत्री होता है जो सहसी राय के अंडर में ही काम करता है। करता क्या है, ये मौके का फायदा उठाता है जब देखता है कि सहसी राय द्वितीय जो है ये अपने कंट्रोल को थोड़ा सा ढीला कर रहे हैं यहाँ पर सामंतों का, क्योंकि सामंतों का ही कंट्रोल हुआ करता, सामंत ही सपोर्ट करते थे। ये सारे सामंत राजा के खिलाफ हो गए तो राजा जो है वो कमजोर हो जाया करता था। तो हुआ वही, यहाँ पर चच नामक व्यक्ति था जो कि कौन से वंश का था? ब्राह्मण वंश का था। तो आप देखिए, यहाँ पर शूद्र वंश का शासन पहले हुआ करता था, बाद में ब्राह्मण वंश आया है। तो आपको यहाँ पर 2-3 चीजें अलग से बताऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि चच होता है जो ब्राह्मण वंश का होता है, ये अपने ही राजा की हत्या करके स्वयं शासक बन के बैठ जाता है। सुनने आ रहा है आप लोगों को? तो ये स्वयं शासक बन के बैठ जाता है। कौन? चच। कहां पर? ये बनता है सिंध का शासक। इतने बड़े वंश, शूद्र वंश को पतन करके स्वयं ब्राह्मण वंश की नींव डाल देता है और बन जाता है चच वहां का शासक। जब शासक बन जाता है तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्यों? वो समस्या क्या है दोस्तों? समस्या बताता हूं मैं आपको। समस्या ये होती है कि जो सहसी राय होता है, इसको पूरी अपने जो क्षेत्रीय जनता होती है उसका समर्थन प्राप्त होता है, क्योंकि वहां पर मोस्टली जनता जो थी वो या तो बौद्ध मत को पालन करने वाली थी, शूद्र वंशी थी। तो उनको अपनी पब्लिक से बहुत प्यारा सपोर्ट मिला हुआ था, यहाँ तक कि सामंत भी सहसी राय के सपोर्ट में थे।
लेकिन जब चच ने वहां पर अटैक करके उस जगह को जीत लिया और राजा को मार दिया, ऐसी स्थिति में उसके सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। वो विकट समस्या ये थी कि वो पब्लिक से भी खुश नहीं था, क्योंकि पब्लिक उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। पब्लिक बहुत दुखी थी और वो मौका ढूंढ रही थी कि उसको उनकी हत्या कर दी जाए या इनको हटा दिया जाए। साथ ही साथ जो अन्य सामंत थे वो भी चच से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। बिल्कुल वो चाहते नहीं थे कि ये शासक बन जाए, लेकिन वो शक्ति के बल का प्रदर्शन करते हुए ये वहां पर शासक बन गया। ऐसी स्थिति पर जब ये समस्या उत्पन्न हो गई तो चच ने एक रास्ता निकाला। चच ने क्या किया, जो सहसी राय जो थे द्वितीय, उनकी पत्नी से इन्होंने विवाह कर लिया। जब उन्होंने उनकी पत्नी से विवाह कर लिया तो उनको सपोर्ट मिल गया, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिल गया। सामंतों ने इनको सपोर्ट कर दिया और उसके बाद से ये स्वयं शासक बन के बैठ गए। तो चच बन गए नए शासक। इन्होंने सहसी राजनीति की पत्नी से विवाह कर लिया था और उसके बाद इनके दो पुत्र होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये आता है दाहिर और दूसरा भाई जो होता है वो दाहर सियाह इसे बोलते हैं। ये दोस्तों यही नाम है जिसकी हम चर्चा बहुत दिनों से कर रहे हैं, दाहिर दाहिर दाहिर। यही वो दाहिर है जो क्या बन जाता है, बाद में कासिम के द्वारा आक्रमण करने पर उसका सामना करता है। तो अभी मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूं कि यहाँ पर चच के जो दो पुत्र होते हैं, एक का नाम दाहिर होता है और दूसरे का नाम दाहर सियाह होता है। ये कौन किससे उत्पन्न होते हैं, ये सहसी राय की पत्नी से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेकिन अभी ये छोटे होते हैं तो क्या होता है, जब चच की मृत्यु हो जाती है तो चच की मृत्यु होने के बाद उसका जो भाई होता है, सगा भाई होता है चच का, वो बन जाता है शासक। अब यहाँ पर देखिए समस्या उत्पन्न हो रही है कि चच अपने पुत्रों को नहीं बना रहे शासक, बल्कि उन्होंने अपने भाई को शासक बना दिया, चंद्रा। उनका नाम क्या होता है, चंद्रा। चंद्रा बन गए शासक और जब चंद्रा शासक बन गए तो चंद्रा का भी पुत्र होता है जिसका नाम होता है दुराज। समझिएगा दोस्तों, उनका पुत्र होता है दुराज। अब दुराज के मन में भी लालसा होती है कि मैं शासक बनूं, और जब ये बच्चे बड़े होते हैं दाहर और दाहर सियाह, उनके मन में भी लालसा उत्पन्न होती है कि मैं शासक बनूं। ऐसी स्थिति पर यहाँ पर ग्रह कलह शुरू हो जाती है। ग्रह में आपस में ही जो इनका विद्रोह शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति पर पब्लिक का सपोर्ट इनको होता नहीं, क्योंकि दोस्तों सामंतों को सपोर्ट मिल लिया चच ने, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है। रीजन एक और है यहाँ पर, एक रीजन ये है कि ये ब्राह्मण वंश की नींव कर लेते हैं, साथ में जो पब्लिक है वो बौद्ध मत को मानने वाली है। तो ऐसे में क्या होता है, ये उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार करते हैं, जैसे जिसके कारण पब्लिक को दबाने की कोशिश करते हैं। पब्लिक वहां की बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। यानी इस कारण से चच को, ना ही चंद्र को, ना ही दाहिर को, क्योंकि अगला शासक बनता है वो दाहिर बनता है, इनको अपनी पब्लिक का ही सपोर्ट नहीं मिलता। जब पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपके खिलाफ कोई ना कोई गद्दारी तो करेगा ही। वही होता है दोस्तों। आगे क्या होता है कि जब इनके आपस में अपनी कुर्सी को लेकर के लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, तो उस लड़ाई के फलस्वरूप क्या होता है कि जो दाहिर होता है, दाहिर के जो पिता चच होते हैं, ये अपने दोनों पुत्रों को अपना शासन जो है वो आधा आधा लेकर के चले जाते हैं। बेटा तुम संभाल लेना आधा, आधा तुम संभाल लेना। और ये दाहिर अपनी साहस के बल पर प्रयोग करते हुए दुराज को खत्म कर देते हैं या उनके रास्ते, उनको अपने रास्ते से हटा देते हैं। तो एक उनका प्रतिद्वंदी खत्म हो जाता है। दोनों बेटे दाहिर और दाहर सियाह ये शासन कर रहे होते हैं आधे आधे क्षेत्र पर, लेकिन वक्त साथ देता है दाहिर का और स्वयं ही क्या होता है, दाहर सियाह की मृत्यु हो जाती है। जब दाहर सियाह की मृत्यु हो जाती है तो अब बचता है केवल एक व्यक्ति, वो होता है दाहिर, और अंत में शासक बन के निकल के आता है सामने। कौन, इस वंश का अंतिम व्यक्ति कौन निकल के आता है, दाहिर। और दाहिर के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो आपको मुझे उम्मीद है इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी। यदि कोई भी डाउट हो यहाँ पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। अब मैं तुरंत आपको उसके आगे में बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि दाहिर के शासन के पूर्व उसके परिवार में और उसके पूर्वजों के समय कौन कौन शासक शासन कर रहे थे सिंध क्षेत्र पर। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ऐसा क्या कारण था। मैंने अभी पीछे आपको इसके बारे में चर्चा भी करी, थोड़ी सी चर्चा एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ फिगर के रूप में, एकदम आराम से आप लोग समझते रहिएगा। मैं आपको हर चीज को स्टेप के साथ समझा रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज को दिखने समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। मैं हर एक चीज को पॉइंट को लेकर के चल रहा हूँ। अब बात करता हूँ कि जो दाहिर था वो बाद में युद्ध को हारता है कासिम द्वारा पराजित होता है, परंतु उसके पहले उसकी नैतिक पराजय जो होती है वो पहले ही हो चुकी होती है। अब दाहिर की नैतिक पराजय कैसे हो चुकी होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी पराजय के 4 पॉइंट लिखे हुए। तो सबसे पहला पॉइंट था कि वो ग्रह कलह से बड़ा परेशान था। उसके परिवार में ग्रह कलह चल रही थी। मैंने आपको बताया कि उसका जो भाई था दाहर सियाह, साथ ही उसका जो दुराज जो उसका चचेरा भाई था, इन सब के बीच में आपस में ही संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण वो बड़ा परेशान था अपने क्षेत्र को पाने के लिए, सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करके जीतने के लिए, या स्वयं उसको अपने उत्तराधिकार युद्ध को जीतने के लिए। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अपने उत्तराधिकार के युद्ध को वो लड़ रहा था, जिसमें वो बहुत ज्यादा परेशान और लगा हुआ था। दूसरा जो पॉइंट था, जब वो शासक बन जाता है तो वो जनता जो होती है, मैंने आपको बताया, वो उससे अप्रसन्न थी।
जो सामान्य जनता थी, मैंने आपको बताया कि वो स्वयं ब्राह्मण वंश का था और उसके जो जनता जो सामान्य थी वो शूद्र से जुड़ी हुई थी। तो ऐसी स्थिति पे क्या हुआ कि वो उनसे अप्रसन्न थी, वह थोड़ा सा आक्रामक व्यक्ति था और अपनी जनता पर कंट्रोल करने की कोशिश करता था और उसकी जो नीतियां थी उसके कारण से जनता जो उससे अप्रसन्न रहती थी। तो एक समस्या उसके सामने ये भी हो गई थी, मतलब उसने जो सामान्य युद्ध लड़ने की अपेक्षा इन सब चीजों पर भी वो घिरा रहा। युद्ध करने की स्थिति कैसी थी और युद्ध करने में वो कैसा योद्धा था उसके बारे में तो हम चर्चा आगे करेंगे। अब अगला देखिए दोस्तों पॉइंट है अशांति विद्रोह। मैंने आपको बताया कि उसके समय में जो सामंत थे वो सभी भी उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा करते थे। ऐसी स्थिति पर उसके समय में विद्रोह की स्थिति बन जाया करती थी, अशांति हो गई थी उसके क्षेत्र पर, जिस कारण से वो बड़ा परेशान था या लगा हुआ था। साथ ही सामाजिक एकता का अभाव, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्वयं में वो ब्राह्मण वंशी व्यक्ति था और उसके समय में जो पब्लिक थी वो बौद्ध धर्म को मानने वाली भी बहुत अधिक संख्या में कही जाती है। ऐसी स्थिति पर कहा जाता है कि जब युद्ध होता है तो कई सारे बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध व्यक्ति होते हैं, वो विपक्षी खेमे में जाकर के उनसे मिल जाते हैं या अपने राज्य की कमियों को उनसे बता देते हैं, यानी वो गद्दार हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति भी उनके सामने आती है और कहीं ना कहीं उसको हारने का एक प्रमुख कारण भी बन जाती है। दाहिर की पराजय का जो युद्ध में पराजय होती है उसका एक कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी बन जाती है। तो ये सब प्रमुख कारण थे जो उसकी नैतिक पराजय जो होती है दाहिर की, वो पहले ही हो चुकी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट जगह पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो आक्रमण के कारण थे या उसके जो प्रमुख अंग माने जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने चर्चा कर ली सिंध की स्थिति कैसी थी, पूरा क्लियर कर दिया है दोस्तों आज की वीडियो में और कल की वीडियो में। अब बात करते हैं कि जो वहां के जो आक्रमण के जो कारण थे और अंग थे वो क्या थे। दोस्तों एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि जो सिंध जो क्षेत्र रहा है ये व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इसकी लोकेशन को देखेंगे, आपने मैप में देखा, तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है जो देवल बंदरगाह है ये समुद्र से जुड़ता है। समुद्र का मतलब ये कौन से क्षेत्र से जुड़ता है, ये अरब सागर से जुड़ता है। तो ऐसी स्थिति पर जो व्यापारिक संबंध रहे हैं इनके अरबों से ये बहुत प्राचीन रहे हैं। भारत के जो अन्य देशों से, चाहे वो आप पूरब की तरफ चले गए चीन और अन्य देशों के साथ रहे हों, चाहे वो अरब देशों के साथ या अन्य पश्चिमी देशों के साथ, भारत के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने समय से चले आ रहे थे। ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि लेकिन तब अरब क्षेत्र पर इस्लाम का उदय नहीं हुआ था। तो जब इस्लाम का उदय उस क्षेत्र पर हो जाता है, दोस्तों समझिए मेरी बात को, कि जब अरब में इस्लाम का उदय भी हो जाता है तब भी भारत के व्यापारिक संबंध उनसे मधुर ही रहे हैं। भारत के व्यापारिक संबंध हमेशा से उनके साथ मधुर ही रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि अरब में इस्लाम का उदय हो गया हो तो व्यापारिक संबंधों पर उसके कोई प्रभाव पड़ जाए। लेकिन क्योंकि एक नए धर्म का उदय होता है तो एक उनमें धार्मिक उत्साह होता है। क्या होता है, धार्मिक उत्साह। जब धार्मिक उत्साह होता है, जो नए युवा होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उन्होंने नए नए धर्म को देखा है, अभी 100 वर्ष भी नहीं बीते उनको उस नए नए धर्म को ग्रहण किए हुए, तो ऐसे में धार्मिक उत्साह के फलस्वरूप वो लोग क्या करते हैं, धर्म के प्रचार को बहुत ज्यादा वरीयता देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए से वो क्या करते हैं कि अपने धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगहों पर जाना, अपने धर्म का प्रचार करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण उनका कारण होता है। जो वास्तविक मूल जो तरीके थे जो धर्म के प्रचार करने के, देखिए धर्म का प्रचार हर एक धर्म करता है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो अपने धर्म का प्रचार नहीं करता, लेकिन धर्म के प्रचार करने के कुछ तरीके होते हैं। आप लोगों को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी से जबरन आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये एक अपराध है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ कि इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया, जिसको गलत नहीं माना गया, लेकिन तरीके में बदलाव होना शुरू हो गया और इसका रीजन क्या बना, धार्मिक उत्साह। अब आगे बात करते हैं कि दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस्लाम के उदय के लगभग 100 वर्ष के बाद ही, यानी खलीफाओं का जब काम शुरू हो जाता है तब से ही जो है इन्होंने काफी बड़े क्षेत्र पर परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। आपको पता है मक्का पर, यानी जो मक्का क्षेत्र यानी अरब के क्षेत्र पर ही इन्होंने इस्लाम का उदय किया, परंतु उसके बाद इन्होंने अपने ही पश्चिम पर जाना शुरू कर दिया और वहां पर जाकर सबसे पहले सीरिया को कवर किया। आज का सीरिया पूरी तरीके से तबाह हो चुका एक देश है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। हम लोग हो सकता है आने वाले टाइम पर इसकी एक वीडियो बनाए, आपको और अच्छे से जानने को मिलेगा कि आखिर क्या चीजें हैं वहां पर। तो सीरिया इसको पूरे तरीके से उन्होंने कवर कर लिया। उसके बाद उन्होंने तुर्क को जाकर के, आज का टर्की, बाद में तुर्कों के ही आक्रमण होते हैं, यानी तब तुर्कों पर भी इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने तुर्क पर भी कवर किया। मेसोपोटामिया ये एक अलग सभ्यता रही है, आप लोग उसके बारे में भी काफी कुछ जानते होंगे या सुना होगा आप लोगों के बारे में। आर्मीनिया एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है, आप इनको मैप के माध्यम से देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं इस चीज को। ईरान, इराक, बलूचिस्तान मतलब अफगानिस्तान के क्षेत्र में लगभग इन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया।
उत्तरी अफ्रीका। दोस्तों आज के टाइम पर उत्तरी अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस्लाम को ग्रहण कर चुकी हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो उत्तरी अफ्रीका पर भी इन्होंने कवर कर लिया था। फिर यहाँ तक कि ये फ्रांस में यानी पूरा पश्चिमी यूरोप पर पहुंच गए, यानी यूरोप पर पहुंच गए, और साथ ही इन्होंने मिस्र को कवर कर लिया। तो दोस्तों काफी सारी कंट्रीज में इन्होंने कवर कर लिया। आप सोचिए, इमेजिन करिए इन बातों को, अपने अपने पश्चिमी क्षेत्र पर, अपने पूर्वी क्षेत्रों पर इन्होंने प्रभाव बनाना शुरू कर दिया मात्र 100 वर्षों में। तो आप समझ सकते हैं कि नीतियां कितनी ज्यादा आक्रामक रही होंगी। और यही उत्साह है धर्म का उत्साह। दोस्तों ये हुआ, इस कारण से इन्होंने अपने आक्रामक प्रयास किए धर्म के प्रचार के लिए, साथ ही साथ साम्राज्यवाद का भी काम किया। आप देख सकते हैं कहां कहां पर इन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। तो और एक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कारण मिलता है, और ये कारण को जानना बहुत जरूरी है, हम लोग इसके बारे में चर्चा और भी करेंगे। ये एक बहुत ज्यादा जो तत्कालिक कारण बना, इसे कह सकते हैं तत्कालिक कारण। ये जो आपको 5वां पॉइंट दिख रहा है, ये भारत पर आक्रमण करने का तत्कालिक कारण बना। दोस्तों आपको पता है कि भारत के अरब से संबंध बहुत मधुर रहे, व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन रहे। ऐसी स्थिति पर वो बिना किसी कारण के भारत पे अटैक नहीं कर सकता था। तो जब उसे अटैक करने का कोई कारण नहीं मिला था, तो उसने कारण को ढूंढा। ऐसा ये जो काम हुआ है, ये काम उस समय भी हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री पर जब आप आके देखेंगे अंग्रेजों को काम करने के लिए, उन्होंने तब भी ऐसे बहुत सारे कारणों के आधार पर ही काम करना शुरू किया। यहाँ पर दोस्तों कारण क्या होता है कि अरबों का एक जहाज जो होता है वो व्यापार करके सिंध क्षेत्र से ही होकर के गुजर रहा होता है। सिंध के जो समुद्री क्षेत्र था वहां से गुजर रहा होता है। जब वो वहां से गुजर रहा होता है, तो आपको पता है समुद्री लुटेरे वो किसी के सगे नहीं होते, वो किसी के अपने नहीं होते। तो उन समुद्री लुटेरे द्वारा अरब का एक जहाज लूट लिया जाता है। जब उसको लूट लिया जाता है, तो ये उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट बन जाता है अरबियों के द्वारा, कि वो उसको ही अपना आधार बना करके इस क्षेत्र पर आक्रमण कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि जो सिंध के शासक होते हैं दाहिर, मैंने पीछे चर्चा करी थी इनके बारे में, दाहिर पर बोलते हैं कि आप उन जो है लुटेरों को पकड़िए और उनको जो है आप सजा दीजिए। ऐसे टाइम पर क्या होता है, दाहिर इस बात से इनकार कर देते हैं, और वो कहते हैं कि लुटेरे जो होते हैं वो उनके साम्राज्य में नहीं आते, और ऐसी स्थिति पर वो उनको पकड़ के उनको सजा नहीं दे सकते। इसी को एक कारण बना करके, तत्कालिक कारण इसको बना करके यहाँ पर अटैक कर दिया जाता है, और पूरी योजना को तय कर लिया जाता है। अब अटैक का तरीका क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है, उसको दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि चचनामा के लेखक कौन है, आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसको डालना है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।